नमस्कार दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। सभी प्रतियोगी दोस्तों का। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स पर हमने महमूद गजनवी पर चर्चा की थी और महमूद गजनवी से बनने वाले प्रश्नों पर अध्ययन किया था। आज हम महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिनका इतिहास जो है 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक रहा है। तो अब हम समझते हैं कि मोहम्मद गोरी से बनने वाले प्रश्न क्या होंगे, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो महमूद गजनी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में कई वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। उस कमजोरी का लाभ उठाकर के गोर शासक ने गजनी पर अपना आधिपत्य कर लिया। गोर आरंभ में गजनी के सामंत थे। संसबनी वंश गोर का सर्वप्रमुख वंश था। मोहम्मद गोरी इस वंश का था। गोरी के आक्रमण का उद्देश्य लूट मार न होकर भारतीय क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार करना था। तो गोरी के आक्रमणों का उद्देश्य लूट मार न होकर के भारतीय क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्थापित करना था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसे मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से जाना जाता है, 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्के मिले, जिससे के एक तरफ शिव के बैल की आकृति और पृथ्वीराज देवनागरी लिपि में लिखा है तथा दूसरी ओर घोड़े की आकृति और मोहम्मद बिन शाम लिखा है। उसके कुछ सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ मिला है। पंजाब में उस समय गजनवी वंश का राज्य था, जिसे जीतना गोरी अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था। पश्चिम की ओर से गोर वंश का राज्य विस्तार ख्वारिज्म शासकों द्वारा रोक दिया गया था। साथ ही पश्चिम की तरफ राज विस्तार का मुख्य उत्तरदायित्व मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन का था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंधु, मुल्तान और पंजाब के 3 मुस्लिम राज्य थे। ठीक है, तो सिंधु, मुल्तान और पंजाब के 3 मुस्लिम राज्य थे। सिंध से श्रुम जात की शिया, मुल्तान में कारामाथी मुस्लिम एवं पंजाब में गजनवी वंश के शासन थे। भारत के अन्य सभी भागों में राजपूत राज्य थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश, जिनकी राजधानी अनिलवाड़, पाटन एवं शासक मूल राजद्वितीय था। द्वितीय और अजमेर का शासक चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय था, जिसका गुजरात के चालुक्य, बुंदेलखंड के चंदेल, परमर्दी देव एवं कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। उसके आक्रमण का मूल उद्देश्य पंजाब एवं सिंध पर अधिकार करना था। 1176 में उसने उच्च एवं निचले क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय ने उसे परास्त कर दिया। भारत में गौरी की पहली पराजय थी। इसके बाद गोरी पंजाब की ओर बढ़ा। 1169 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1181 में ईस्वी में गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। 1185 में गोरी ने सियालकोट को जीता। 1186 में गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी के अंतिम प्रतिनिधि खुसरो मलिक को पराजित कर कैद कर लिया। पंजाब पर विजय के बाद गोरी की राज सीमाएं दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय की राज सीमाओं से मिलने लगीं। 1189 ईस्वी में गोरी ने सीमावर्ती किले भटिंडा को जीत लिया। तो 1191 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज के बीच भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे इम्पोर्टेंट मोहम्मद गोरी से बनने आप प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एक तो ये सबसे पहले उसने आक्रमण कहाँ किया था, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। अभी जो मेन क्वेश्चन बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज के बीच भटिंडा के निकट तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहानों के हाथों गोरी की पराजय हुई थी। लेकिन यह युद्ध भटिंडा पर अधिकार को लेकर के हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। यहाँ गौरी की दूसरी पराजय थी। पुनः 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। अब विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गौरी वापस चला गया। ऐबक ने बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। 1193 ईस्वी से दिल्ली गौरी राज्य की राजधानी बन जाती है।
1154 ईस्वी में गढ़वाल शासक जयचंद व गौरी के बीच चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और जयचंद युद्ध में ही मारा गया। युद्ध के बाद पुनः गौरी वापस चला गया। 1194 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर को जीत लिया। इस अवसर पर यहाँ ऐबक ने हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई। बाद में 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद ऐबक के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया गया था? तो ऐबक द्वारा बनवाया गया था। 1198 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज विजय किया एवं बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में विजय संपन्न हुआ। बिहार विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने 1202-03 ईस्वी में नालंदा तथा विक्रमशिला बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। तो प्रश्न में बनता है तो किसने नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विहारों को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने 1204 और 5 ईस्वी में उसने घोड़ों के व्यापारी के रूप में बंगाल पर आक्रमण कर उसे जीता। ऐबक की एक महत्वपूर्ण विजय बुंदेलखंड थी। 1202-03 में ऐबक ने यहाँ के मजबूत कालिंजर के किले पर आक्रमण किया। युद्ध के बीच में यहाँ के शासक परमदिदेव की मृत्यु हो गई। अंततः ऐबक ने कालिंजर की विजय कर ली। पुनः ऐबक महोबा, खजुराहो और आदि स्थानों को जीता। 1202 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी संपूर्ण गौर वंश का राज्य का स्वामी बन गया। उसने भी ख्वारिज्म के शासकों से युद्ध जारी रखा, लेकिन 1205 ईस्वी में अंधखुद की लड़ाई में उसकी भयंकर रूप से पराजय हुई। अफवाह फैल गई कि गौरी मारा गया, अतः भारत के विभिन्न स्थानों पर विद्रोह फैल गया। अतः गौरी पुनः भारत आया और 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम संघर्ष पंजाब के खोखरों से हुआ। 1206 ईस्वी में जब गौरी वापस गजनी जा रहा था तब मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कारण। तो यहाँ से खत्म हो जाता है गौरी का साम्राज्य। राजपूत कालीन राज्यों के निरंतर आपसी संघर्ष एवं एकता के अभाव में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं कर सके। युद्ध क्षेत्र में राजपूत योद्धा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने की बजाय आत्म बलिदान की भावना पर बल देते थे। राजपूतों के लिए विजय से अधिक धर्म आधारित युद्ध महत्वपूर्ण था, जबकि तुर्कों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विजय होती थी। राजपूतों की समांती सैनिक व्यवस्था तथा तुर्की घुड़सवार सेना की गतिशीलता